नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS अकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो कश्मीर पे जो शासन करने वाले राजवंशों का क्रम था वो सबसे पहले कारकोट वंश था, फिर उत्पल वंश और फिर लोहार वंश। तो कारकोट वंश की जो स्थापना थी वो दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में की थी और ये हिंदू थे। हवेन सांग ने कश्मीर की यात्रा की थी दुर्लभ वर्धन के ही काल में। कारकोट वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो ललितादित्य मुक्तापीड़ था और कश्मीर में मार्तंड मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो इसी ने करवाया था। उत्पल वंश के संस्थापक जो थे वो थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन नगर की स्थापना जो की थी वो इसी ने की थी। अवंती वर्मन ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था अभियंता सूर्य के नाम से। रानी जो दिधा संबंधित थी वो उत्पल वंश से थी। लोहार वंश का संस्थापक जो था वो संग्राम राज था। लोहार वंश का शासक हर्ष जो था वो कवि विद्वान तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण जो है हर्ष पर आश्रित कवि था। कल्हण वही है जिसने राजतरंगिणी की रचना करी है। लोहार वंश का अंतिम शासक जो था वो जयसिंह था। राजतरंगिणी के रचनाकार जो हैं वो कल्हण है। संगम युग आ गया। अब संगम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो साहित्यकारों की सभा या मंडली से है। तो भारत में 3 संगम आए थे। प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा पुनः मदुरई में ही हुआ था। जो प्रमुख राजवंश थे संगम साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य पांड्य चोलों क्षेत्र के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है संगम युग में। संगम साहित्य 3 संगम हुए थे। प्रथम संगम जो था वो स्थान मदुरई में हुआ था। 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले कुल 549 संस्थान थे और 7 कवि, 4499 लेखक और 4400 वर्षों तक चला था ये। अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने करी थी। अगस्त्यवार ने। प्रमुख उपस्थित देवता जो थे वो अगस्त्य, तिथिपुरा मेरी था, जो शिव कुमारा मेरिंडा, मुरुगुनिया सुब्रमण्यम, मुरांजीउर आदिशेष और मानग्रंथ जो थे वो अगस्त्यम, अगस्त्यकृत था, परिपद्दल, मुदुनरे, मुदुकुग, कलरिया विरुई और उपलब्ध ग्रंथ कोई नहीं है। इस संगम के आचार्य थे अगतियार या अगस्त्य, जो कि उत्तर भारत से आर्य संस्कृति को लेकर दक्षिण भारत में आए थे। अब जो द्वितीय संगम जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, वर्तमान अलवय, जो कि समुद्र में विलीन हो चुका है। 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण था। भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य थे। 3700 कवि थे। 3700 वर्षों तक चला था। इस संगम के आचार्य थे अगतियार और तोलकाप्पियर, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे। मानक ग्रंथ जो थे वो अगस्त्यम, अगस्त्यकृत था, तोलकाप्पियम, महापुराणम, ईसै नुनुकम, भूत पुराणम, केली, कुरुक्कु, वेंदाली और व्यालमलय आदि। तोलकाप्पियम के लेखक जो हैं वो तोलकाप्पियर हैं, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद उपलब्ध ग्रंथ जो हैं वो तोलकाप्पियम, यह तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। इलूथु जो वर्ग विचार के बारे में बताता है, सोल जो है वाक्य विचार और परुल जो है वो वस्तु के बारे में बताता है। तृतीय संगम जो स्थान है वो उत्तरी मदुरई में ही हुआ था। इसमें 49 पांड्य राजा थे, 49 संस्थान थे और 449 कवि सम्मिलित थे। 1850 वर्षों तक चलेगा ये। प्रमुख उपस्थित जो कवि थे वो था नक्कीरर, जो अध्यक्ष था। पांड्य राजा उद्र, सितलय, सितनार, कपिलर और परनर आदि थे। इस संगम के आचार्य थे नक्कीरर। मानक ग्रंथ जो थे वो पदित्तु पत्रु, परिपादल, वरी, वैरी से आदि। द्वितीय शताब्दी तमिल साहित्य का स्वर्णयुग है। जो अगस्त्य युग कहा जाता है। तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदाय के लोगों ने जो था वो भाग लिया था। 5 महाकाव्य हैं। शिल्पादिकारम जो कि नुपुर की कहानी है, लेखक हैं इसके इलांगो आदिगल। मणि मैखले जो है वो लेखक हैं सितले सित्तनार। जीवक चिंतामणि इसके लेखक हैं तिरुतक देवर, वलयपल्ली और कुंडलकेशी। 5 काव्य हैं। यशोधरा काव्यम जो संस्कृत ग्रंथ पर आधारित है। चूलामणि जो है सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। उद्यन काव्यम है। नागकुमारम है। नीलकेशी है जो कि बौद्ध दर्शन पर आधारित है। दक्षिण भारत में जो आर्य संस्कृति फैलाई थी वो अगस्त्य ऋषि ने फैलाई थी। संगम जो युग है उसका समय लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था। दक्षिण भारत की प्राचीन भाषा जो है वो तमिल है। संगम शब्द का प्रयोग विद्वत परिषद के लिए होता था। विद्वत परिषद मदुरई और कपाटपुरम में आयोजित होती थी। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई में थी। तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी, जिसे तमिल भाषा का व्याकरण कहा जाता है। शिल्पादिकारम की रचना जो थी वो इलांगो आदिगल ने की थी। यह एक प्रेम कथा है। यह तमिल काव्य का इलियड कहलाता है। मणि मैखले सितलय सित्तनार ने लिखा था। इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। इसमें संगम युगीन ललित कला के विकास का उल्लेख है। चेर राज्य की राजधानी जो है वो वांजी या कुरियूर थी। चोलों की राजधानी जो थी वो उदयपुर में थी। चोलों का राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ था। संगम युग में सती प्रथा का उल्लेख मणि मैखले अभिलेख में मिलता है। मेगस्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया है।
चेर देश गोल मिर्च और हल्दी के लिए प्रसिद्ध था। चेरों का जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उदयू सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बड़े कृषक और शासक वर्ग को बेल्लाल कहा जाता था। शिकारियों को एनियार कहा जाता था। पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यों का जो राजकीय चिन्ह था वो था मछली। अब चेर का था धनुष और पांड्यों का क्या था, मछली। वेंगी नदी जो थी वो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। यवन व्यापारियों की बस्तियां जो थी मुजरिस, पुहार और तोंडी में थी। रथों को बैलों से खींचा जाता था। संगम काल के प्रमुख निर्यात जो थे वो मोती, मसाले, कीमती पत्थर, हाथी दांत से बनी वस्तुएं थी। संगम काल की जो प्रमुख फसलें थी वो धान, गन्ना और रागी यानी कि मरुआ थी। संगमकालीन जो समाज था उसमें अरसर मतलब शासक, अड़नर मतलब ब्राह्मण, वेनिकर मतलब वणिक और बेल्लाल मतलब कृषक थे। तो संगमकालीन लोगों का प्रिय भोजन जो था वो चावल था। संगम युग के जो प्रतिनिधियों की सभा थी वो मनरम कहलाती थी। अधिकमेरु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। विष्णु पुराण का उल्लेख मणिमेखले अभिलेख में मिलता है। सिंधु से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक जो अज्ञात लेखक है उसकी पुस्तक में मिलता है। सबसे सबसे जो शक्तिशाली चोल शासक थे वो करिकाल थे। भारत एवं रोम के बीच व्यापार का पता पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी से पता चलता है। मानसून की खोज जो थी वो हिप्पोलस ने की थी। रोमनों ने मुजरिस स्थल पर अगस्टस का मंदिर बनवाया। शासक वर्ग को संगम काल में असरार कहा जाता था। पत्नी पूजा चेर शासक शेनगुट्टुवन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर एक लंबा बांध बनवाया। भूमि कर को करय, सीमा शुल्क को उल्गु और अतिरिक्त कर को इक्खे कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में छोटे गांवों को सीकर, तटीय शहर को पट्टिनम और प्रमुख सड़कों को साले और नगर की मुख्य गली को तेरू कहा जाता था। संगम युग का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था मुरुगन। इंद्र, मुरुगन, शिव, विष्णु, कृष्ण, बलराम को संयुक्त रूप से देवव्रत कहा जाता था। संगम युग में मंदिर को नागर कहा जाता था और संगम युग की जो संस्कृति थी वो तमिल और आर्य संस्कृतियों का समन्वय है। सभा के लिए संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द है मनरम। शाब्दिक अर्थ है इसका यवन। पोडियाल शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक स्थल। मनरम के अर्थ में अवय शब्द भी मिलता है। राजा अपनी सभा नालवे में प्रजा की कठिनाइयों पर विचार करता था। सर्वोच्च न्यायालय मनरम, राजा मन्नम, वेदन, कौशवन, इरेवन। राजा का जन्मदिन जो है वो पेरुनल, कुरलमारम या कादीमारम। राजमहल में प्रचलित एक विशेष प्रथा जिसके अंतर्गत प्रत्येक शासक अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में अपने राजमहल में एक महान वृक्ष रखते थे। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पुरोनानूर से चक्रवर्ती राजा की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। गायकों के गायन के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पाणर या विडेलियर कहा जाता था। राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था। इसमें अमैचार यानी कि मंत्री, सेनापतियार, पुरोहितार, पुरोहित, दूतार, औरार यानी कि गुप्तचर थे। राज्य मंडलों में मंडल नाडु में, नाडु या जिलों में, और नाडु जो थे वो उरिया गांव में विभाजित होते थे। पत्तिनम समुद्र तटीय कस्बा था। पेरूर बड़े गांव, सिरूर छोटे गांव, मुडुर पुराने गांव को कहा जाता था। ठीक है। भू राजस्व प्रशासन क्या था कि कृषि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। आबुद किलार के अनुसार हाथी के लेटने में जितनी जमीन घिरती थी उतनी जमीन में 7 लोगों को खाने के लिए अनाज पैदा होता था। ठीक है, आबुद किलार के अनुसार। एक अन्य कवि के अनुसार एक वेली भूमि में 1 सहस कलम चावल पैदा होता था। महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से थे? चोलों का था पुहार, पांड्य का था शालीपुर और चेर का था बंदर। चेरों की प्राचीन राजधानी कुरूर से रोमन सामग्री प्राप्त होती है। विरुकाम्पिल्या चोल, चेर, पांड्य तीनों राज्यों का एक संगम स्थल था। रोम के अतिरिक्त मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ व्यापार होता था। ठीक है। अब जो मासा तवा है स्थलीय सातवां है। तिरुक्कल ग्रंथ को तमिल बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। मणिमेखले में कापालिक शिव सन्यासियों की चर्चा है। तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है जो धर्मशास्त्रों में व्यवस्थित है। नडुमान अंजी यानी कि चेर ने दक्षिण में गन्ने की खेती की परंपरा का शुभारंभ किया है। संगम जातियां जो है अनाड़ी यानी कि सेना नायक को दी जाने वाली उपाधि थी। बल्लाल जो है वो धनी किसान, चोल और पांड्य राज्य में इनकी नियुक्ति सैनिक और असैनिक के पद पर की जाती थी। अरसद जो है वो शासक वर्ग है। कैडेसियस जो है वो निचले वर्ण के खेत मजदूर होते थे। अटियोर, विनय, वल्लार खेत मजदूर होते थे। भौगोलिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की और जाति समुदाय की बात करेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र कुजिंजी जो था वो पर्वत था। वहाँ पे जो आर्थिक गतिविधि होती थी आखेट और संग्रहण की, और जो जाति करती थी वो कुर्बर और बेंतर थे। मूले जो थे वो जंगल यानी कि पशुपालन और झूम की खेती होती थी। ये चरवाहा, आमर या ऐठेयर थे।
पलय जो थे वो निर्जन स्थल थे जहाँ की आखेट या डकैती होती थी। एनियर या मलवर उसको करते थे। मरुदम यानी कि जो कृषि योग्य भूमि थी वहाँ कृषि की जाती थी। उश्वर और विल्लालर उसको करते थे। अब जो नेतल थे, नेतल है समुद्र तट यानी कि मछली पकड़ना, मोती निकालना, नमक बनाना, ये सब मछुआरे यानी कि परतवर करते थे इसको। गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त वंश की जो स्थापना करी थी वो श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको देवगुप्त भी कहा जाता है। अब उसके तीन जो औलाद थी, एक तो प्रभावती एक लड़की, फिर कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और गोविंदगुप्त जो थे वो तिरहुत। अब कुमारगुप्त प्रथम से भी तीन जो बच्चे थे वो स्कंदगुप्त, पुरुषगुप्त, श्री विक्रम पुरुषगुप्त और घटोत्कच गुप्त। अब ये जो पुरुगुप्त था इससे बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त, और नरसिंहगुप्त से कुमारगुप्त, विक्रमादित्य और विष्णुगुप्त, यानी कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था, इंपॉर्टेंट है। और पहला शासक जो था वो कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय जो था वो 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जैसा कि आप देख ही चुके हैं। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ये वाला जो घटोत्कच के बाद वाला है, 319 से 330 वाला। चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कुमार देवी से विवाह किया था। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है 319 से 330 वाला, इसने कुमार देवी से विवाह किया था। बात समझ में आ रही है आपको? कुमार देवी से इसने विवाह कर लिया, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गुप्त शासकों की जो उपाधियां हैं वो क्या हैं? श्रीगुप्त ने ली आदिराज महाराज, घटोत्कच ने महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम ने ली महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त ने ली पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली विक्रमादित्य विक्रमांक, कुमारगुप्त ने ली महेंद्रादित्य शक्रादित्य, स्कंदगुप्त ने ली क्रमादित्य। तो 319-20 में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, ये देख रहे हैं ना आप, तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त प्रथम जो थे महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। समुद्रगुप्त का अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे ये 330 से 380 उत्तराधिकारी इसको बना दिया अपना उत्तराधिकारी, और उसके बाद क्या कर दिया? संन्यास अपना ग्रहण कर लिया इसने। समझ के चलना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मदद करेगा आपकी। अनेक विद्वान समुद्रगुप्त की तिथि जो है वो 335 से 380 बताते हैं। समुद्रगुप्त एक आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विस्तार करने वाला, ठीक है। जो सोचता था मेरी सेना, मेरी जो साम्राज्यवादी है, मेरा जो साम्राज्य दूर दूर तक हो। समझ में आई बात? साम्राज्यवादी, समाजवादी नहीं, साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी सोच थी समुद्रगुप्त की और आक्रमणकारी था। अब जब साम्राज्यवादी होगा तो आक्रमणकारी तो होना ही है उसको। साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? आक्रमण से तो बढ़ेगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था वो था हरिशेन। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो थी वो हरिशेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। धरणी बंध यानी कि पृथ्वी को बांधना अपना लक्ष्य बनाया था। आप सोच के देख लो पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी को बांधने का उसका लक्ष्य था। तो वो भैया फिर साम्राज्यवादी शासक नहीं होगा तो क्या होगा फिर? समुद्रगुप्त के जो पदाधिकारी थे वो थे संधि विग्रहक यानी संधि और युद्ध का मंत्री। कुमारामात्य जो थे वो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। खाद्यत्याकिका जो था वो राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। महादंडनायक जो था वो न्यायाधीश था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने गरुड़, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध और वीणाधारी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाई थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी कि आर्यव्रत के 9 शासकों को पराजित किया था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त शासक और अभिलेख की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त जो थे वो विल्सड स्तंभलेख, और स्कंदगुप्त जो थे वो भीतरी स्तंभलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ गया और 380 से 415 में, ठीक है। कैसे कैसे? श्रीगुप्त था, फिर घटोत्कच था, घटोत्कच के बाद में कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया। समुद्रगुप्त के बाद कौन बैठ गया था? फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी कर दिए। अभी ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसने पिछली वीडियो में शक को पराजित कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर दिया था? शक संवत चला दिया था और शाकाजी उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। आप देखो, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 3 बच्चे थे, प्रभावती जो है ये वाकाटकों की रानी है। ध्यान रखना, वाकाटक नरेश कौन थे?
बताओ। वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन। अब रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बना ली थी? उज्जैन में। रुद्रसेन जो इसका दामाद था, रुद्रसेन जो उसकी मृत्यु के बाद इसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बना ली थी? उज्जैन में। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई कि रुद्रसेन की मृत्यु के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में बना ली। मतलब राजधानी का मतलब था वो उज्जैन में रह रहा। ठीक है। राजधानी अब जैसे योगी आदित्यनाथ की राजधानी कहाँ है? यूपी की जो राजधानी है वो कहाँ है? ठीक है। तो अब वो कहाँ रहेंगे? जो विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, जो आपके राज्यपाल का निवास होगा, मुख्यमंत्री का निवास होगा, जो कैबिनेट मंत्रीज होंगे वो कहाँ पे रहेंगे भैया? राजधानी में ही रहेंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है, राजा कहाँ रहेगा? राजधानी में ही रहेगा। ठीक है। तो ये बात है। ठीक है। इसके बाद रुद्रसेन की मृत्यु के बाद ये तो हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियाँ कौन कौन सी थी? विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। आप देख लो, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया इतिहास की दृष्टि से। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन से थे? कालिदास, शंकु, क्षपणक, वररुचि, वराहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी, बेताल भट्ट और घटकरपर। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जो था वो वीरसेन शिव था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठ गया। और कुमार गुप्त की 623 मुद्राएं बयाना मृदभांड से मिलती हैं। कुमार गुप्त की जो मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी। कुमार गुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमार गुप्त ने श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य और अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की थी। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे? उपरिक जो था वो प्रांत का राज्यपाल था। कुमारामात्य जो था वो प्रशासनिक अधिकारी था। जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हो उसी तरीके से कुमारामात्य उसको कहा जाता था गुप्त काल में, कुमारामात्य। दंडपाशिक जो था वो पुलिस विभाग का प्रधान था, यानी कि जिसको आप आज एसएसपी बोलते हो, एसपी एसएसपी बोलते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो दंडपाशिक। महादंड नायक कौन था? मुख्य न्यायाधीश जो जिले में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, महादंड नायक। बलाधिकृत क्या था? सैन्य कोष का अधिकारी। महाप्रतिहार क्या था? मुख्य दौवरिक। ठीक है, मुख्य दौवारिक जो था। अब हिमेन सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण जो था वो शक्रादित्य ने करवाया था। जो हिमेन सांग था उसका निर्माण, उसके अनुसार नालंदा जो बौद्ध विहार था उसका निर्माण शक्रादित्य ने करवाया था। पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। वहाँ ऊपर नालंदा बौद्ध विहार बताना है, आँख खोल के देखना ध्यान से, कभी बोलना सर आपने गलत पढ़ा दिया था। तो नालंदा बौद्ध विहार का मतलब क्या था? शक्रादित्य। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हाँ, कुमार। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। अब इतनी बात से तो समझ में आ गया होगा ना कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती होगी नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, दिमाग के कपाट खोल के बैठना है जब वीडियो देखना है तो। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त जो थे वो राजगद्दी पर बैठ गए। स्कंदगुप्त के गद्दी पर बैठते ही हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब हुणों का जो संस्थापक था, यहाँ बात आती है कि हुणों का जो संस्थापक था सर वो कौन था? तो मिहिर कुल। कहीं कहीं पे तोड़माड़ भी मिलेगा, ध्यान रखना, मिहिर कुल लगाना आपको। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। मलेच्छ जो नहाते नहीं, धोते नहीं, गंदे रहते हैं बहुत, मलेच्छ। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? मौर्य वंश ने। ठीक है, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, और यहाँ पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का किसने कराया था? वो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, वोकेबुलरी को समझ के चलना भैया, इतिहास का यही खेल है। जो इसको समझ गया वो इतिहास समझ गया। ठीक है, इसको याद रखना। स्कंदगुप्त को शक्रापम देवराय और श्री परिक्षिप्त वृक्षा नाम के संबोधनों में संबोधित किया गया है। कहोम अभिलेख से विदित है कि स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो शक्रादित्य थी। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर क्रमादित्य उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। ठीक है, सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर चक्रपालित ने बनवाया था। हुणों का महत्वपूर्ण शासक था तोरमान। ठीक है, और तोरमान का पुत्र था मिहिरकुल। महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमान। और तोरमान का पुत्र कौन था? मिहिरकुल। मिहिरकुल को यशोधर्मन ने 532 ईस्वी में क्या कर दिया था? पराजित। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। जो प्रयाग प्रशस्ति जो आपका अभिलेख है वहाँ पे समुद्रगुप्त को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है।
ठीक है। अब गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली देख लो कि भाग क्या था, कि राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा वो भाग कहलाता था। भोग क्या था, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर, जो गिफ्ट दे जाते थे राजा को, वो क्या था, भोग था। उद्रंग क्या था, स्थायी काश्तकारों के लिए कर था। उद्रंग, काश्तकार तो पता ना क्या होता है, हाँ। तो उपरी कर क्या था, अस्थायी कृषकों के लिए कर था। हिरण्य क्या था, द्रव्य नगद रूप से किया जाने वाला कर। और विष्टि क्या था, निशुल्क या बेगार श्रम। आपने निशुल्की ऐसे ही राजा के महल में काम कर दिया, उसको क्या कहा जाता था, बिष्टी। दिनार क्या था, स्वर्ण मुद्राएं। और अग्रहार क्या था, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारामात्य कहा जाता था। वेतन की अदायगी जो थी वो भूमि अनुदान के रूप में होती थी। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 के भाग लिया जाता था। नगर का मुख्य अधिकारी जो था वो पुरपाल होता था। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारिक वर्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो थे वो गुप्तों ने ही जारी किए थे और इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। घोड़ों का आयात जो था वो बैक्टीरिया से होता था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वालों को कायस्थ कहा गया है। ठीक है, आय व्यय का जो लेखन कार्य करते थे उनको कायस्थ कहा गया गुप्त काल में, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो याज्ञवल्क्य ने किया है। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के ऐरान अभिलेख से मिलता है। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत जो धर्म था वो वैष्णव धर्म था। ये विष्णु भगवान की पूजा करते थे वो, और उनका राज के चिन्ह था गरुड़। और गरुड़ किसकी सवारी है, विष्णु भगवान की। वैष्णव और शैव धर्म के मध्य समन्वय गुप्त काल में ही स्थापित हुआ। गुप्त राजाओं ने परम भागवत धार्मिक उपाधि जो थी वो धारण की। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुद्ध गुप्त का ऐरन अभिलेख विष्णु स्तुति से ही शुरू हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी बताया था ना, ऐरन अभिलेख से क्या मिला था, बताओ। प्रथम सती होने का प्रमाण। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग जो था वो अवतारवाद था। ठीक है, अवतार ही लिए गए हैं ना, 10 अवतार हैं भगवान के। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां जो हैं वो गुप्त काल में बनाई गई, जो अर्धनारीश्वर। ठीक है, गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई है। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग है। अजंता की गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल की हैं। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में कालिदास और अन्य संस्कृत विद्वानों ने अधिकांश संस्कृत साहित्य की रचना की। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उनकी रचना का नाम है आर्यभट्टियम। सर्वाधिक भूमि अनुदान जो है वो गुप्त काल में दिया गया। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। रामायण तथा महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने 7 प्रकार के। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। सबसे अधिक अभिलेख जो 18 हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोरमान मिहिरकुल प्रसिद्ध हूण राजा थे। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम और जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। गुप्तकालीन रचनाएं और रचनाकार हैं कि एक तो विष्णु शर्मा है आपके पंचतंत्र के, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वैश्यम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के बारे में बताया गया है। ऋतु संहार, रघुवंश, महाकाव्य आदि। भौमिक ने लिखा है रामायणार्जुनीय। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, भारवी किरातार्जुनियम, वत्स भट्टी रावणवध, भास, स्वप्नवासवदत्तम, चारुवदत्तम चारुदत्तम, अमर सिंह, अमरकोश, शूद्रक जो है वो मृच्छकटिकम, जिसमें मिट्टी की खिलौना गाड़ी के बारे में बताया गया है। वरामी जो है उसमें वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट जो है उसमें सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम। ब्रह्मगुप्त जो है उसमें ब्रह्म सिद्धांत। राजशेखर जो है उसमें काव्य मीमांसा। बाणभट्ट जो है उसमें अष्टांग हृदय जो चिकित्सा से संबंधित है। बाणभट्ट जो है उसमें हर्षचरित। धन्वंतरी ने शल्य शास्त्र चिकित्सा से संबंधित। अब जो गुप्त काल के महत्वपूर्ण मंदिर हैं अगर उनकी बात करें तो विष्णु मंदिर है तिकवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर है भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर है नचना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर है खोह नागौद मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर है भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर जो है वो ईंटों द्वारा निर्मित है, वो भी वहीं है।
भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। जो अधिकारी हैं गुप्त काल के वो हरिसेन हैं। यह समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक और महादंड नायक था। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। वीरसेन शिव जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक था। शिखर स्वामी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री और कुमारामात्य था। पृथ्वी सेन जो है वो कुमारगुप्त का मंत्री और कुमारामात्य था। आम्र का दर्भ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। गुप्त काल की प्रमुख भुक्तियाँ या प्रांत कह सकते हो आप। जो अवंती था वो पश्चिमी मालवा का क्षेत्र है। ऐरण जो है वो पूर्वी मालवा का क्षेत्र है। तीर भुक्ति जो है वो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है। पुंड्रवर्धन जो है वो उत्तरी बंगाल, वर्धमान जो है वो उत्तरी बंगाल और मगध जो है वो पश्चिमी बिहार। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पुष्यभूति के बारे में।